Hello and welcome to Knowledge World. I'm back with another part of the same video that we learned last day. तो जो जैसे कि आपको पता है कि मैं कंबशन और फ्लेम चैप्टर पढ़ा रही हूँ और फिर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे और उसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आज हम उसके आगे का देखेंगे। आई होप कि आपने उतना रिवाइज कर लिया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। 7th पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6th पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। तो 7th पॉइंट है मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर, कि हम फायर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग वाटर, वाटर को यूज़ करके, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। हम उसको वाटर को ऊपर किस लिए किन मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं, किन मटेरियल्स में जब आग लगे तो हम वाटर को एज अ एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। वुड और पेपर, वुड और पेपर जैसे ऑब्जेक्ट्स में अगर फायर लगती है, अगर वो फायर कैच कर लेते हैं तो हम वाटर का यूज़ करके वो आग बुझा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उस फायर को कैच करते हैं तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पानी कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को और वो हार्म कर सकता है, जो उससे ऐसे ट्राई करे कि हम उससे शांत कर दें आग को। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी हार्मफुल, इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो। सो अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमें कि इसको हम ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकते कि अगर ऑयल और पेट्रोल में आग लगी हुई है तो हम उसे वाटर से बुझाएं। क्यों? क्योंकि जो ऑयल और पेट्रोल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है और बर्न करना कंटिन्यूस का रहता है, तो कोई भी यूज़ नहीं है। इट्स वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। नेक्स्ट दिया हुआ है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है कि फायर हम इससे कौन सी वाली फायर कर सकते हैं शांत, ऑयल और पेट्रोल से जो फायर्स लगती हैं उनको हम शांत कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाली आग को भी हम शांत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है एयर से, ऑक्सीजन से, और क्या करती है वो कवर कर लेती है फायर को, फायर वाले ऑब्जेक्ट को, उसके अराउंड एक लेयर बना देती है, लेयर जैसा। और फिर क्या करती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कवर कर लेगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा ऑटोमेटिकली कट और फिर फायर हो जाएगी शांत। और क्या दिया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम हाई प्रेशर पर लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं। अगर कहीं आग लगती है तो जैसे अगर छोटे स्केल पर आग लगती है, मैं छोटा स्केल बता रही हूँ कि अगर कहीं थोड़ी सी आग लगती है और उसके ऊपर अगर आप बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर देते हो तो क्या होता है, और अगर आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी स्प्रिंकल कर देते हो तो वो क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इनमें से अगर आप कोई एक स्प्रिंकल कर रहे हो तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर सी हो जाती है और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वो कवर कर लेता है उसको और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है कट और फिर फायर हो जाती है शांत। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो इस तरह से भी फायर को आप शांत कर सकते हो। आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबशन, की कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं। 3 तरह के होते हैं कंबशन, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव। रैपिड पढ़ते हैं ऐसा कंबशन जो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, रैपिडली होता है और प्रोड्यूस करता है हीट को और लाइट को। बट इसमें क्या होता है, हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, ऐसी हीट जो हम खुद दे रहे हैं। अगर आप खुद आग दोगे तो ही रैपिड कंबशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर आपने खुद आग दिया तभी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, रैपिडली वो ऑब्जेक्ट बर्न करेगा, तभी हो सकता है ये। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऑन इट्स ओन, खुद ही। स्पॉन्टेनियस कंबशन एक ऐसा कंबशन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वो खुद ही जलने लग जाता है। कैसे? कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या रूम टेम्परेचर ही हो सकता है उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर ऐसा होगा तो वो एकदम से खुद ही जलने लग जाएगा, हमें कोई आग देने की, कोई एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस कंबशन खुद ही हो जाता है और उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, यानी वो खुद ही बर्न होने जाने लग जाता है, बर्न होने लगता है, जलने लग जाता है एट रूम टेम्परेचर पर भी। फिर है एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन कंबशन ऐसा कंबशन है जो एकदम से टेक प्लेस करता है, एकदम से हो जाता है, और उसमें क्या है, हीट लाइट के साथ प्लस साउंड भी, एक नया साउंड भी प्रोड्यूस होता है। इसमें एक नया दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमने क्रैकर्स देखा होगा, क्रैकर में अगर आप आग लगाते हो तो वो फटता है, और फटने के बाद जो उसमें से गैसेस निकलती हैं, उन गैसेस के एक्सप्लोजन से वो साउंड आती है जो क्रैकर में
क्रैकर के फटने से, क्रैकर के फूटने से आती है। अगर किसी बम वगैरह या फिर जो भी आपके पटाखे हैं, इनके फूटने से जो गैसेस निकलती हैं, उनके एक्सप्लोजन से जब वो एक्सपैंड हो जाती हैं तो एक साउंड निकलती है, एक्सप्लोसिव साउंड, तो वो इस रीज़न से निकलती है। तभी आपको यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। आई होप इट इज़ क्लियर, सो आई एम प्रोसीडिंग। टाइप्स ऑफ कंबशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ कंबशन, उसकी पिक्चर्स दी हुई है। रैपिड कंबशन एलपीजी का एग्जांपल दिया हुआ है। स्पॉन्टेनियस कंबशन में आपको फॉस्फोरस दिया हुआ है। एक्सप्लोजन में आपको दिया हुआ है पटाखों का एग्जाम्पल। जैसे कि इस तरह से पटाखे जो हैं वो बर्न होते हैं, उनसे वो साउंड निकलती है इस तरह के पटाखों से। आगे प्रोसीड करते हैं। फ्लेम, फ्लेम इज़ द जोन ऑफ कंबशन और कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि फ्लेम एक ऐसा जोन है जिसमें कंबशन टेक प्लेस करता है कंबस्टिबल सब्सटेंस में। जैसे कि अगर आप कहीं आग लगाते हो तो वहाँ पे आपको फ्लेम दिखती है, तो वो फ्लेम है जहाँ पे कंबशन हो रहा है उस कंबस्टिबल सब्सटेंस में, उसका जोन है वो। ठीक है, जो सब्सटेंस वेपोराइज कर जाते हैं बर्निंग पर, वही फ्लेम प्रोड्यूस कर पाते हैं। जो नहीं करते वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं या फिर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जो वेपोराइज हो जाते हैं बर्निंग पर, वो क्या है, एग्जाम्पल उनके केरोसिन और वैक्स, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं उनकी फ्लेम्स हैं। और जो वेपोराइज नहीं कर पाते उनके एग्जाम्पल्स हैं कोल और चारकोल, उनका ग्लो आप देख सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, एक कैंडल फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक कैंडल फ्लेम के 3 मेन जोन्स होते हैं, 3 जोन होते हैं, आउटर, मिडल और इनर जोन। आउटर जोन से हम स्टार्ट करते हैं। आउटर जोन कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। आउटर जोन में पूरा कंबशन होता है, पूरा कंबशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू, जहाँ पर पूरा कंबशन होता है वहाँ का उस फ्लेम का कलर होता है ब्लू। और ये सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है फ्लेम का, आउटर जो जोन है वो सबसे हॉट पार्ट होता है पूरे फ्लेम का, ठीक है। ब्लू कलर का जो फ्लेम है उसमें दिखता है। इट इज़ द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, मतलब कोई भी चमक नहीं होती, इस तरह से दिया हुआ। इन द मिडल जोन partial combustion of the fuel takes place and the color of the flame is yellow and is moderately hot part of the flame. It is the luminous part of the flame. इसका क्या मतलब है, जो मिडल जोन होता है उसमें पार्शियल कंबशन टेक प्लेस होता है, मतलब पूरा कंबशन नहीं हो पाता, उसी वजह से इसका जो कलर है वो येलो होता है। मॉडरेटली हॉट पार्ट होता है ये, क्योंकि बीच में है तो मिडल से आप याद रख सकते हैं, मॉडरेटली हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम है ये। इट इज़ द लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, लुमिनस पार्ट है फ्लेम का। इन द इनर जोन, जो सबसे अंदर वाला जोन है, देयर आर अनबर्nt वेपर्स ऑफ द फ्यूल एंड द कलर इज ब्लैक एंड इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट। जो इनर जोन होता है उसको हम ब्लैक जोन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अनबर्nt वेपर्स होते हैं फ्यूल के कुछ अनबर्nt पार्टिकल्स होते हैं उसमें। सबसे कम जो गर्म होता है, लीस्ट हॉट पार्ट है ये, और कलर भी ब्लैक होता है, तभी हम इसको ब्लैक जोन भी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लेम का। फ्लेम का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटली हॉट पार्ट, लीस्ट हॉट पार्ट, वहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैंने जो एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं देखती हूँ आगे। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के टाइप क्या हैं, 3 मेन टाइप्स हैं। सॉलिड फ्यूल जैसे वुड कोल, चारकोल, और लिक्विड फ्यूल्स केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैसियस फ्यूल सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, एक गुड फ्यूल कैसा होता है। एक गुड फ्यूल सस्ता होता है, रेडिली अवेलेबल, मतलब मिलने में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से मिल जाता है। ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हमें उसे ट्रांसपोर्ट या स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से स्टोर और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मॉडरेट रेट पर चलता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता वो कि जो हमें नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारे यूज़ का ही होता है, हमारे यूज़ की चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जो भी है। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, और पोल्यूशन कॉज नहीं करता। तो कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पर एक नया टॉपिक हमारा आ जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। ये एक ऐसा अमाउंट है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, कितने
फ्यूल के कंबशन से 1 kg फ्यूल को जलाने से 1 kg फ्यूल के कंबशन से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, वो है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किलो जूल पर केजी। ठीक है, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ फ्यूल्स की, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग ऑल फ्यूल्स। हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी कंबशन के दौरान 1 kg। अब यहाँ पर दिया हुआ है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब हमें दिया हुआ है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स जो एनवायरनमेंट पर हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स से, फ्यूल्स की बर्निंग से। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं कौन, पेट्रोलियम, कोल और वुड। और इनसे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होते हैं जैसे कि अस्थमा, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और डेथ भी कॉज कर सकती है। और फ्यूल्स के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि टेम्परेचर को राइज कर देती है, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसको राइज कर देती है और इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। उसके इफेक्ट्स आपको पहले से ही पता है। ये क्या, इससे क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। पोलर आइस जो है वो पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, सी लेवल हमारा राइज हो जाता है, फ्लड आने लगते हैं कोस्टल एरियाज में। फिर क्या और क्या दे रखा है हमें कि जो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, अगर हम कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो उससे ऐसी ऑक्साइड्स निकलती हैं, और कौन सी वाली, सल्फर की और नाइट्रोजन की, इस तरह की ऑक्साइड्स निकलती हैं जो कि अगर रेन वाटर में मिल जाएं तो वो एसिड रेन करती हैं। एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो क्रॉप्स को डैमेज करती है, सॉइल को डैमेज करती है और डैमेज करती है बिल्डिंग्स को, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें एलपीजी इज़ अ क्लीन फ्यूल, एलपीजी को हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो होती है ख़त्म। आई होप कि सब कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, सब आपने नोट कर लिया होगा। तो चैप्टर आज फिनिश होता है आपका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। Till then, bye bye and thank you for your valuable time and attention. All the best.